नमस्ते बच्चों, माधवी रिजल्ट के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर के सीरीज में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। उम्मीद है आपने पहला लेक्चर देखा होगा, एंजॉय किया होगा। और बिना देरी के हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। ऑपरेशन शिवा 2025 इंडियन आर्मी हाई इंटेंसिटी सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुका है और अब अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए सरकार ने ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया है। ऑपरेशन शिवा, the Indian Army launched Operation Shiva 2025, 11 July 25 to ensure safe and smooth conduct Sri Amarnath Yatra and increase the threat from the Pakistan-backed proxy group. पता है अभी पहलगाम अटैक हुआ हमारे यहाँ, और इस अटैक में हम लोगों ने बहुत लोगों की जान गंवाई, अपनों की जान गंवाई, और वो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ दोबारा हो। इसलिए अमरनाथ की सिक्योरिटी के लिए हमारी सरकार ने ऑपरेशन शिवा को चलाया है। और इस ऑपरेशन के नाते हमारा फर्ज है कि और भी जितने ऑपरेशन चले हैं वो हमें थोड़ा पता होने चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ये पहलगाम अटैक के टाइम पे आप लोगों ने सुना था। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के टाइम पे आप लोगों ने सुना था। एक ऑपरेशन सिंधु, सिंधु ये ईरान और इजराइल वॉर में रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसे भारत सरकार ने कंडक्ट करवाया था हमारे नागरिकों को निकालने के लिए। वैसे और 2-3 हैं, इसमें 285 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया था। प्लस तीसरे में आप देख सकते हैं ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन और रशिया, इसमें ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन था, ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन था। ऑपरेशन देवी शक्ति, तालिबान, जब ऑपरेशन देवी शक्ति जब तालिबानी कब्जा हो गया था अफगानिस्तान पे, वहां के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए था ऑपरेशन देवी शक्ति। और एक है ऑपरेशन राहत, जो यमन में सिविल वॉर चल रहा था, उसमें भी हमारे लोगों ने रेस्क्यू किया था। ठीक है, ये 2015 में निकाला गया था। ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत सारा याद करना है, पर इतना होना चाहिए कि अगर आपको मैच द फॉलोइंग दे दे तो आपको पता हो। और ऑपरेशन सिंदूर ये मई के टाइम पे हम लोगों ने कंडक्ट कराया। ऑपरेशन सिंधु जून के टाइम पे कंडक्ट हुआ 2015। और ये ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति 2022 और ऑपरेशन गंगा 2022 और ऑपरेशन देवी शक्ति 2021, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, सेकंड न्यूज हमारा है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया इनक्राइब द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 11 जुलाई 2025 को। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को पहले हम समझते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कौन? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, और ये वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं या कल्चरल साइट्स हैं या मिक्स्ड है, ये इनके रख रखाव के लिए, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस के लिए ये उनको क्या करती है, हेरिटेज करती है, हेरिटेज करती है। और ये 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट 47 सेशन कंडक्ट हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, और इसमें हम लोगों को ये मिला। अभी हम देखेंगे 12 किलो को 12 हिस्टोरिकल फोर्ट्स को रखा गया, यहाँ पे 12 हिस्टोरिकल फोर्ट्स को किया गया स्प्रेड अक्रॉस द महाराष्ट्र एंड सच एज रायगढ़, राजगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़,
विजयदुर्ग, पन्हाला, शोरनाडर, सिंधुडर, लोहडर, लेडक और खांदेरी। उसके बाद में एक हमारा है, ये महाराष्ट्र के हो गए, और तमिलनाडु में जिंजी फोर्ट। ये आपको कम से कम ये याद रखने हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तीसरा न्यूज है हमारा, 11 जुलाई 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल को राज्यसभा में अंडर आर्टिकल 80 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए क्लाउज 3 के अंतर्गत उनको क्या किया, नॉमिनेट किया, जिनमें उनका नाम है उज्जवल निकम, नोटेड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्होंने पब्लिक के साइड से 26/11 का ट्रायल किया था, हर्षवर्धन सिंगला, फॉरेन सेक्रेटरी G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर, और तीसरे सदानंदन मास्टर एजुकेशनल, और चौथे हैं मीनाक्षी जैन, हिस्टोरिकल एंड ऑथर। ये 4 राज्यसभा के मेंबर हैं। हमें पता होना चाहिए राज्यसभा में कुल 250 मेंबर का स्ट्रेंथ है, 250 का, वर्तमान में 245 है, और नॉमिनेटेड 12 होते हैं। 12 में 233 स्टेट से चुने जाते हैं और यूटी से चुने जाते हैं, ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर 12 होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर 12 हैं। 12 में किस किस फील्ड में से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आर्ट्स के फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से, साइंस के फील्ड से एंड सोशल सर्विस के फील्ड से। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस के फील्ड से हो सकते हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट, सॉरी, कि तीसरा न्यूज है हमारा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इंडिया सेकंड longest cable stayed Sigandur Bridge inaugurated on 14 जुलाई 2025, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, इनके द्वारा इनोग्रेटेड किया गया सिंदूर ब्रिज को। ये सेकंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है, ये कर्नाटका में है। 2-3 चीज आप लोगों को याद रखना है, जैसे जिसमें कि कर्नाटका में लॉन्गेस्ट है, इसकी लंबाई कितनी है, 2.2 किलोमीटर, और विथ 740 मीटर केबल के साथ में किया गया है, और ये कनेक्ट करता है अंबारा गोडू टू कालाशावली। दो तीन चीज इसमें और आप याद कर लेंगे। पहला कि शिवमोगा जिला में ये स्थित है, और शरावती नदी, ये पुल जो बना है ये शरावती नदी के ऊपर बना है, शरावती नदी के ऊपर, शरावती रिवर के ऊपर ये पुल बना है, और ये चंदेश्वरी मंदिर लेके जाएगा, जिसमें टूरिज्म बहुत बढ़ने की उम्मीद है, चंदेश्वरी टेम्पल, ठीक है। पांचवा न्यूज है हमारा, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर LG अपॉइंटेड, पहला पशुपति अशोक गजपति राजू, गवर्नर ऑफ गोवा, प्रोफेसर असीम कुमार घोष, गवर्नर ऑफ हरियाणा, कविंदर गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है हमारी, यानी जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर स्टेट के लिए, जो स्टेट के लिए होते हैं वो होते हैं गवर्नर, और जो यूटी के लिए होते हैं वो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नर अगर कोई भी काम करता है
उसे जरूरी नहीं है कि अपनी बात को सब कुछ प्रेसिडेंट को बताना पड़े, पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी काम करेगा उसे प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ड्यूटी डायरेक्ट कंट्रोल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पार्ट रहते हैं, इसलिए वो जो भी कुछ काम करते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट था ही, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। पशुपति अशोक गजपति राजू गवर्नर ऑफ गोवा, और प्रोफेसर असीम कुमार घोष गवर्नर ऑफ हरियाणा, कविंदर गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2025, 10th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है और बहुत खुशी की भी बात है। हमारे लिए 10वां साल हम लोगों ने पूरा किया। आपको मालूम होगा स्किल इंडिया में राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके एक इनिशिएटिव चला रही है, उसमें आपको मैकेनिकल, ब्यूटिशियन, वो आप मशीन चलाना, आप मशीन लर्निंग, ये सब और कंप्यूटर, ये सब सीख सकते हैं। रहने खाने का भी बढ़िया प्रबंध रहता है वहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे हॉस्टल के जैसे रह सकते हैं, ऐसा ये सारा सिस्टम रहता है स्किल इंडिया का जो भी मिशन चलाया जाता है। तो यहाँ पे ये 10वां साल पूरा करता है। ये 15 जुलाई 2025 में 10वां साल हुआ, ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। दो तीन चीज इसमें ध्यान देने लायक ये है, इसमें क्या है, आप अगर सीख लेते हैं तो आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट जॉब मिल जाएगा, और 6 करोड़ से ज्यादा यूथ को ट्रेंड किया गया है, और इनिशिएटिव लाइक पीएम कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया डिजिटल एंड 45% बेनिफिशियरी हैव बीन द वुमेन। ये चीज आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि महिलाएं कितनी प्रतिशत इसमें बेनिफिशियरी हैं, तो 45% महिलाएं बेनिफिशियरी हैं, और लार्ज शेयर गया है एसटी एससी और ओबीसी की महिलाओं को, और जॉब है ना, और स्टूडेंट भी इम्प्रूव किए हैं 34%, 2014 में 34% से कॉलेज स्टूडेंट, आज 2024 में ये बढ़ करके ये डेटा हो गया 51% का, और 65% पॉपुलेशन अंडर 35 एज, या एज आपको पता होना चाहिए, एज इसमें रहता है, आप 18 से 35 के हो तभी ये स्किल इंडिया प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। 18 से 35 की उम्र तक आप ये स्किल इंडिया प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि 45% जो शेयर है वो वुमेन का है, जिसमें कि एसटी, एससी और ओबीसी की महिलाएं हैं। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट भी बढ़े हैं, उनका शेयर भी बढ़ा है, जो 10 सालों में हम देखते हैं इम्प्रूव किया है, तो 10 साल में हम लोगों ने इस पे। 7वां है हमारा है एस्ट्रोनॉट शुभांकर शुक्ला रिटर्न द आफ्टर ISS मिशन, इंडिया एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एंड 3 अदर क्रू मेंबर एक्सिमम 4, ये एक्सिमम 4 मिशन का नाम है, सेफली रिटर्न टू अर्थ, 15 जुलाई को ये लोग रिटर्न हुए, उसका नाम है एक्सिमो मिशन, सेफली रिटर्न हो गई है। एंड आफ्टर द कंप्लीटिंग 18 डेज हिस्टोरिकल मिशन अब्रॉड इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, ठीक है, द स्पेस एक्स ड्रैगन spacecraft made the safe and space down the Pacific Ocean and settle down, ठीक है। हाँ, इसमें आप दो तीन चीज याद रखेंगे, पहला कि 2-4 स्पेस स्टेशन आपको इम्पोर्टेंट पता होने चाहिए। पहला नासा जो यूएसए का है, दूसरा इसरो इंडिया, तीसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का है, चौथा चाइना, पांचवा जापान।
चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA, ठीक है, और जापान। जाक्सा, ठीक है, नासा, इसरो, USA, CNSA चाइना और जाक्सा। ये कम से कम आपको 5-6 याद होने चाहिए स्पेस एजेंसी के नाम। ये सेकंड इंडियन है जो स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा के बाद है। राकेश शर्मा 1984 में, और दूसरे ये शुक्ला हैं जो वापस explores a long duration space mission, the called the Akash Ganga। इस मिशन का नाम था आकाश गंगा, वाइज ज्वाइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द एक्सिमो स्पेस, नासा एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है। और आफ्टर द रिन्यूअल द सेरेमनी अब्रॉड द मिस्टर शुक्ला ISSI इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी। ये ज्वाइंट प्रोग्राम था आकाश गंगा का, वाइज ज्वाइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द एक्सिमो स्पेस, नासा एंड इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये UID और द मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फॉर द चिल्ड्रन एज 7, ठीक है, जो 7 साल के से ऊपर के बच्चे हैं उनको अपना बायोमेट्रिक करवाना मैंडेटरी कर दिया गया है। और ये बोल रहा है प्रेजेंट एंड द गार्जियन कंप्लीट द मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट एज 7, 5 से 7 साल के बच्चों का आप बायोमेट्रिक पॉलिसी डिटेल करवा लें। नो बायोमेट्रिक टेकन द चिल्ड्रन अंडर 5 years ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फैक्टर आफ्टर टर्निंग द 5, 5 से ऊपर हो जाते हैं चिल्ड्रन मस्ट अपडेट बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस स्कैन, और वो 5 से 7 साल में आपको करवा लेना है। अगर ये अपडेट आप नहीं करवाते हैं आफ्टर 7 एज तक, तो आधार नंबर में भी द डीएक्टिव, आपका आधार नंबर डीएक्टिव हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आपका बच्चा 7 साल का हो रहा है या 7 साल तभी भी ज्यादा का है, आप अपने बच्चों का ये करवा लें। PM धन कृषि योजना लॉन्च टू द बूस्ट एग्रीकल्चर 100 डिस्ट्रिक्ट। हम लोग को ये पता होना चाहिए, बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बारिश नहीं होती, बारिश कम होती है, या वहां पे इरिगेशन प्रोग्राम बहुत, ये हमारा मुंबई वाला जोन है और ये शैडो जोन है जो विदर्भ वाला नागपुर वाला एरिया है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। और इंडिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश के कारण एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है। तो सरकार ने ये स्कीम निकाला PM धन कृषि योजना लॉन्च द बूस्ट एग्रीकल्चर द 100 डिस्ट्रिक्ट, और यूनियन कैबिनेट ने इसको इम्प्रूव किया है, अप्रूव किया है योजना को ट्रांसफॉर्मिंग द, और ये 6 साल के लिए ये योजना रहेगी। और जो जिस भी जिले में लो प्रोडक्टिविटी है अक्रॉस द इंडिया, इनका की ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना क्रॉप को और क्रॉपिंग इंटेंसिटी को, प्रमोट करना सस्टेनेबल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, इनहेंस करना पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट हो गया उसके बाद में उसका कैसे उसको निकालना है, ये सब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में उसका कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन कैसे होगा। मान लीजिए कहीं पानी नहीं आ रहा है, वहां पे पानी पहुंचाना, या मान लीजिए पानी का जुगाड़ हो गया है तो थोड़ा बिजली से उस पानी को निकालना, तो वो सब सारा कुछ ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेक्शनल कवरेज एंड इंस्पायर्ड बाय द नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, नीति आयोग का जो 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर ये काम चलेगा। एटलीस्ट द ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ फंस सकता है, एटलीस्ट 1 district for each of state and UT allocation based 1 need crop area and the operational holding implementation mechanism। आपको ये ध्यान देना है कि हर एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट जरूर ही होगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। और मोदी जी ने क्या किया है
या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे 36 सेंट्रल स्कीम को और 11 मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो जितने भी चलते थे उनको कन्वर्ज कर दिया है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। इस प्रोग्राम के अंतर्गत उसको कन्वर्ज कर दिया है। कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर। अब देश से देखिए, एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो बिना स्टेट के परमिशन के या स्टेट को कोऑर्डिनेट किए हुए हम कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोग्राम नहीं चला सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट से हेल्प लेना है, स्टेट में प्रोग्राम और प्राइवेट सेक्टर के मदद से कोऑर्डिनेशन से ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग होगा। धान्य समिति इंक्लूडिंग प्रोग्रेसिव फार्मर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, मतलब वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना वो प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं, उसका वो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये प्लानिंग चलेगी। और ये सुपरविजन होगा सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स के द्वारा, जो नीति आयोग जिसका गाइडलाइन इशू करेंगे। India successfully test fire strategic missile Prithvi 2, Agni 1 and Akash Prime on 17 July 2025. India conduct the successful test firing a nuclear capable ballistic missile Prithvi 2, Agni 2 from the inaugurated test and range the Chandipur, Odisha. सबसे पहले तो आपको तीनों मिसाइल्स के नाम याद रखने हैं। तीनों मिसाइल्स के नाम ये हो गए, पृथ्वी 2, अग्नि फर्स्ट एंड एक और है। और ये इसका कहाँ टेस्ट किया गया, ये किया गया चांदीपुर में, उड़ीसा। ये याद रखिएगा। अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस एंड कमांडेड, सब कोई वहां पर थे, पूरा स्ट्रेटेजी बनाया गया था। द टेस्ट वैलिडेटेड एंड द ऑपरेशन ऑफ टेक्निकल पैरामीटर्स रेनफोर्सिंग इन इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, डिटरेंस कैपेबिलिटी, लोगों को डराए कि हाँ हमारे पास भी इतना सारा बैलिस्टिक है, आप हमें परेशान नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी 2 इसका रेंज है 350 किलोमीटर और इसका पेलोड है 500 किलोमीटर, इंक्लूड न्यूक्लियर और कन्वेंशनल। अग्नि 1 है, इसका रेंज है 700 से 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर है और इसका पेलोड है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोग्राम, सॉरी। द मिसाइल सिस्टम इज इंटीग्रेटेड द इंडिया स्ट्रेटेजिक डेटरेंट पोस्टर आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्ट इन लद्दाख। 16 जुलाई को लद्दाख में सक्सेस किया गया था। वो दोनों चांदीपुर उड़ीसा में किए गए हैं, पृथ्वी 2 और अग्नि 1, और आकाश प्राइम को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है लद्दाख में। इंडिया टेस्ट फायर द आकाश प्राइम मिसाइल लद्दाख कैपेबल द ऑपरेटिंग द एल्टीट्यूड। ये 4500 मीटर के ऊपर में जाकर के अपना काम ऑपरेट कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम कस्टमाइज द हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्पेशली द सिग्निफिकेंट गिवन द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमारा लास्ट न्यूज है, इंदौर डिक्लेयर द इंडिया क्लीनेस्ट सिटी फॉर 8th टाइम इन रो। आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलता है जो 17 जुलाई को कंडक्ट किया गया, और इंदौर 8वीं बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी रिमार्क हुआ है, और ये बहुत बढ़िया बात है। सेकंड नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पे मुंबई है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कंफर्ट किया और अवार्ड दिया न्यू दिल्ली में, और हाईलाइट्स हुआ कल्चरल वैल्यू है कि हाईलाइट ऑफ टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटी ओवरव्यू। पहला इंदौर, सूरत और नावी मुंबई, और जिनकी संख्या 10 लाख से पॉपुलेशन कम है उसमें अहमदाबाद रैंक 1 पे है, और जिनकी 3 लाख से 10 लाख के अंतर है वहाँ नोएडा नंबर 1 पे है। ये तो हो गया आप लोगों का करंट अफेयर। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको लगेगा कि हम लोगों ने पढ़ा, तो वो हम क्वेश्चन करके ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हमने जो सीखा उसको हम कैच कर पा रहे हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 क्लाउज 1 और क्लाउज 3, सब क्लाउज ए, क्या आप इसमें देख सकते हैं, ये है। दूसरा है, व्हाट आर द नेम ऑफ द मिशन दैट शुभांशु शुक्ला द इंटरनेशनल स्पेस ऑफ एक्सिमो 4। अभी हम लोगों ने देखा एक्सिमो 4,
एक्सीमोफोर, एक्सीमोफोर, when is the 10th anniversary of the स्किल इंडिया मिशन ऑब्जर्व, किस दिन ये स्किल इंडिया मिशन ऑब्जर्व किया गया? 15 जुलाई 2025, 15 जुलाई 2025, 15 जुलाई 2025 को 10वां एनिवर्सरी इसका मनाया गया। 15 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट हुआ था और 15 जुलाई 2025 को इसका 10वां सालगिरह मनाया गया। Who has been the appointed as the new governor of Haryana July? अभी हम लोगों ने पढ़ा कविंदर गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर, पशुपति राजू गवर्नर और ये भी गवर्नर। ये हरियाणा, गोवा, लद्दाख, ठीक है। Who has been the appointed as the new governor गोवा? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना गोवा, अशोक पशुपति, गोवा अशोक पशुपति। हरियाणा, हरियाणा और लद्दाख, ठीक है। What is the name of the government scheme launched the 2025 to improve agriculture in low productivity district? ठीक है, जहां लो प्रोडक्टिविटी होती है उसके लिए कौन सा? प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना, सी नंबर। प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना, प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना, जिसमें 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जिनका लो प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज किया जाएगा और कम से कम एक स्टेट में, एक स्टेट और एक यूटी में एक डिस्ट्रिक्ट तो जरूर होगा। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। क्वेश्चन में फंसाएगा, 2 है ऐसा नहीं मानिएगा, एक एक मानिएगा। What is the group children is required to complete the mandatory biometric update MBU as per the UIDA? 5 से 7 साल, 5 से 7 साल बी, आपको उतना में करवा लेना है, ठीक है। Which of the government agency and the responsible issuing the updating managing Aadhaar India? तो पता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Which city was the declared India cleanest city in the 8th Indore? What is the range of the Agni-1 missiles which the capable carrying both the nuclear and conventional warheads? तो 7 से 900 किलोमीटर, ये पता होना चाहिए आपको। 7 से 900 किलोमीटर, 7 से 900 किलोमीटर अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अग्नि-1 का। इसी के साथ हमारा क्या आज का सेशन समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।